पंकज भारद्वाज यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम बात कर रहे थे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की सीरीज की, जिसमें मैं ले रहा हूं एरोमेटिसिटी। एरोमेटिसिटी का थर्ड वीडियो है ये। इससे पहले मैंने एरोमेटिसिटी के अंदर फर्स्ट वीडियो में एरोमेटिक प्रॉपर्टीज के बारे में बताया था, हक्कल रूल के बारे में बताया था, एरोमेटिक कंपाउंड, नॉन एरोमेटिक कंपाउंड और एंटी एरोमेटिक कंपाउंड के बारे में बताया था। और मैंने 6 एग्जांपल्स का जिक्र किया था जिसके अंदर हमें एरोमेटिसिटी स्टडी करनी है, जिसमें हमने मेनली होमोसाइक्लिक कंपाउंड्स, हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स, इसके अलावा आपके एन्युलिन्स, इसके अलावा फ्यूज्ड हाइड्रोकार्बन्स, ये 4 कंपाउंड तो हम ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं। अभी मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूं होमो एरोमेटिक कंपाउंड्स एंड क्वासी एरोमेटिक कंपाउंड्स। लेकिन उसके बीच में एक टॉपिक मुझे जरूरी है बताना आपको, दैट टॉपिक इज नेम्ड एज क्रैग रूल। बच्चों, कई बार कई एरोमेटिक कंपाउंड ऐसे आ जाते हैं जिनकी एरोमेटिसिटी को हक्कल रूल से एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता, तो उसके लिए हमें सीखना जरूरी है। क्रैग रूल से हम उसकी एरोमेटिसिटी बताते हैं। क्रैग रूल तब एप्लीकेबल करना है जब मॉलिक्यूल में ये 2 कंडीशन फुलफिल हो रही हों। पहली बात तो वो मॉलिक्यूल हो पॉलीसाइक्लिक, आइदर बेंजेनोइड और नॉन बेंजेनोइड, और दूसरी कंडीशन उस मॉलिक्यूल में C2 एक्सिस ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट होना चाहिए। आप कहेंगे ठीक है सर, पॉलीसाइक्लिक तो समझ में आता है, बेंजेनोइड और नॉन बेंजेनोइड भी समझ में आता है, ये C2 एक्सिस ऑफ सिमेट्री क्या होता है? ऐसा इमेजिनरी एक्सिस जिससे अगर मॉलिक्यूल को 180 डिग्री पर रोटेट किया जाए तो वो अपनी इनिशियल अपीयरेंस को रीगेन कर ले, उस एक्सिस ऑफ सिमेट्री को बोलते हैं C2 एक्सिस ऑफ सिमेट्री। मान लीजिए कोई मॉलिक्यूल प्लेनर है, अगर मैं उसको पलट दूंगा तो वापस वो अपनी इनिशियल अपीयरेंस को रीगेन कर लेगा, तो हम कहेंगे उस मॉलिक्यूल में C2 एक्सिस ऑफ सिमेट्री। एक दो एग्जांपल से बताता हूं। मान लीजिए ये जो लाइन है, एक्सिस क्या होती है? लाइन होती है। मान लीजिए ये वो लाइन है, अगर मैं इस मॉलिक्यूल को 180 में घुमा दूंगा तो बेटे ये रिंग इधर आ जाएगी और ये रिंग इधर आ जाएगी, हम कहेंगे इसके अंदर C2 एक्सिस ऑफ सिमेट्री है। नेफ्थलीन को देखिए या इसको देख लिए, हेप्टालीन को। हेप्टालीन में अगर मैं इस एक्सिस से घुमाता हूं, इस एक्सिस से अगर मैं घुमाता हूं तो भी ये वाला पोर्शन इधर आ जाएगा, ये वाला पोर्शन इधर आ जाएगा, तो हम क्या बोलेंगे? इसमें भी C2 एक्सिस ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है। तो मॉलिक्यूल एक तो पॉलीसाइक्लिक, आइदर बेंजेनोइड और नॉन बेंजेनोइड होना चाहिए, और सेकंड इस मॉलिक्यूल में C2 एक्सिस ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट होना चाहिए। अगर ये 2 कंडीशन फुलफिल हो रही हैं तो आप बेंजेनोइड कंपाउंड्स में और नॉन बेंजेनोइड कंपाउंड दोनों में ही एरोमेटिसिटी को 100% डिटरमाइन कर सकते हो, जिनको हम हक्कल रूल से भी डिटरमाइन नहीं कर सकते। आइए, क्रैग रूल को एप्लीकेशन क्या है इसकी, किन किन कंडीशन में लगता है वो तो मैंने आपको बता दिया। अभी है क्या? क्रैग रूल में आपको 2 वेरिएबल्स निकालने पड़ते हैं, एक को बोलते हैं F, एक को बोलते हैं G। आइए, F है टोटल नंबर ऑफ ऑपोजिट पेयर्स, मैं अभी करके दिखाऊंगा आपको, और G है नंबर ऑफ पेयर्स हैविंग ऑपोजिट स्पिन। और अगर इन दोनों का टोटल F और G का इवन आता है, यानी कि 2, 4, 6, 8 आता है, वो कंपाउंड कैसा कहलाएगा? एरोमेटिक कंपाउंड कहलाएगा। और यही टोटल अगर ओड नंबर में आता है तो कंपाउंड कैसा होगा? नॉन एरोमेटिक होगा। तो मैंने क्या बोला? क्रैग रूल कंपाउंड की एरोमेटिसिटी को बताने के लिए यूज होता है, पहली बात। दूसरी बात, क्रैग रूल को अप्लाई करने के लिए 2 कंडीशंस हैं, पॉलीसाइक्लिक, बेंजेनोइड और नॉन बेंजेनोइड, और सेकंड मॉलिक्यूल में C2 एक्सिस ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट होना चाहिए। थर्ड, क्रैग रूल में किसकी वैल्यू निकालनी है? F प्लस G की वैल्यू। F क्या है? उसमें टोटल नंबर ऑफ ऑपोजिट पेयर्स, और G क्या है? ऐसे नंबर ऑफ पेयर्स जिनकी स्पिन ऑपोजिट है। इन दोनों वेरिएबल्स को जोड़ूंगा, सम करूंगा, तो अगर आंसर इवन नंबर में आता है तो कंपाउंड एरोमेटिक होगा, और अगर आंसर ओड नंबर में आता है तो कंपाउंड कैसा होगा? नॉन एरोमेटिक होगा। एक चीज और बताना चाहता हूं, क्रैग रूल कभी भी एंटी एरोमेटिसिटी के बारे में नहीं बताता। क्रैग रूल इज मीन्ड ओनली टू डिटरमाइन आइदर द मॉलिक्यूल इज एरोमेटिक और द मॉलिक्यूल इज नॉन एरोमेटिक। तो इस बात का आप ध्यान रखिएगा। क्रैग रूल से हम या तो बता सकते हैं मॉलिक्यूल एरोमेटिक होगा, और या बता सकते हैं मॉलिक्यूल कैसा होगा? नॉन एरोमेटिक होगा। एंटी एरोमेटिसिटी के लिए क्रैग रूल बिल्कुल भी काम का नहीं है। आइए, अब मैं पहला एग्जांपल लेके चल रहा हूं। अब ये ऑपोजिट पेयर्स क्या होते हैं और ऑपोजिट स्पिन क्या होती है, मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। आप लोग जानते हो, जब भी कोई बॉन्ड की फॉर्मेशन होती है, जब भी किसी बॉन्ड की फॉर्मेशन होती है, मान लीजिए A सिंगल बॉन्ड B है, तो उसमें सिंगल बॉन्ड के जो दोनों इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, क्या उनकी दोनों की स्पिन ऑपोजिट होनी चाहिए या सेम स्पिन से बॉन्ड बन जाएगा? ऑपोजिट होनी चाहिए। मान लीजिए आपका A और B के बीच का बॉन्ड है, तो अगर A वाला इलेक्ट्रॉन अपवर्ड डायरेक्शन में दिखाते हैं तो B वाला कहां दिखाते हैं? डाउनवर्ड में। एक की स्पिन को क्लॉकवाइज बोलते हैं, एक की स्पिन को एंटी क्लॉकवाइज बोलते हैं। तो बस डबल बॉन्ड के जो पाई इलेक्ट्रॉन हैं, पेयर हैं,
दो इलेक्ट्रॉन है, उनमें एक की स्पिन अगर अल्फा ले रहा हूं तो दूसरे स्पिन क्या लूंगा मैं बीटा। एक ही डबल बॉन्ड के दो इलेक्ट्रॉन एक की स्पिन को अल्फा लेते हैं और एक की स्पिन को बीटा लेते हैं। आइए अब मैं चेक करता हूं स्पिन वगैरह इसकी। अगर मैं कह रहा हूं इसको अल्फा इसको बीटा, अल्फा बीटा अल्फा बीटा अल्फा बीटा, तो सभी डबल बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स की स्पिन हमने लिख दी है। अभी ऑपोजिट पेयर क्या होते हैं बच्चों, इसके जस्ट सामने ये है, इसके जस्ट सामने ये है और इसके जस्ट सामने ये है, तो इसमें टोटल नंबर ऑफ ऑपोजिट पेयर कितने हो गए 3, तो इसमें एफ की वैल्यू कितनी हो गई 3। टोटल नंबर ऑफ ऑपोजिट पेयर कितने हो गए 3। दोबारा देख लीजिए, इसके सामने ये, इसके सामने ये, इसके सामने ये, तो टोटल नंबर ऑफ ऑपोजिट पेयर तो 3 है, लेकिन कोई भी ऐसा पेयर नहीं है जिसकी स्पिन ऑपोजिट हो। पेयर ऑपोजिट होते हैं ये आपस में आमने सामने वाले, और स्पिन ऑपोजिट का मतलब देखो अल्फा के सामने वाले की भी अल्फा ही आ रही है, सेम स्पिन है, बीटा के सामने भी बीटा ही आ रही है, वापस अल्फा के सामने अल्फा ही आ रही है। हाँ, इन पॉइंट को हम कंसीडर नहीं करते जो ये वाले पॉइंट होते हैं जिससे हम एक्सिस को निकालते हैं। तो हम क्या कहेंगे, इस एक्सिस के बीच में इधर 3 और इधर 3, टोटल नंबर ऑफ ऑपोजिट पेयर तो 3 है, लेकिन कोई भी ऐसा पेयर नहीं है जिसकी स्पिन ऑपोजिट है, तो जी की वैल्यू 0 हो गई। अगर मैं कहता हूं एफ प्लस जी तो ये आएगा 3, ये क्या आ गया बच्चों ओड, और जब भी वैल्यू ओड होगा कंपाउंड कैसा होगा, नॉन एरोमेटिक होगा। जब ये ओड होगा तो कंपाउंड कैसा होगा, नॉन एरोमेटिक होगा। अगले एग्जांपल की बात करते हैं। पेंटालीन के बाद मैं एग्जांपल कर रहा हूं हेप्टालीन की, वही बात यहां पर भी करनी है। अगर मैं इसको स्पिन को बोलता हूं अल्फा बीटा अल्फा बीटा अल्फा बीटा अल्फा बीटा अल्फा बीटा अल्फा और बीटा, आप देखेंगे ये रहा C2 एक्सिस ऑफ सिमेट्री। चाहे वीडियो को पॉज करके आप चेक कर लो, इस एक्सिस से अगर मैं इसको 180 पे घुमाऊंगा तो ये वाला पोर्शन इधर आ जाएगा, ये वाला पोर्शन इधर आ जाएगा, तो मैं क्या कहूंगा इस मॉलिक्यूल में C2 एक्सिस ऑफ सिमेट्री है, पॉलीसाइक्लिक भी है, नॉन बेंजेनोइड भी है। तो मैं क्या लगा सकता हूं, मैं अपना रूल क्रैग रूल लगा सकता हूं। तो ऑपोजिट पेयर चेक करना इस एक्सिस के अराउंड 1 2 3 4 5, कितने ऑपोजिट पेयर्स हैं, 5 ऑपोजिट पेयर्स हैं। और जब ऑपोजिट पेयर्स का नंबर 5 हो, और देख लो स्पिन भी ऑपोजिट तो नहीं किसी की, इसकी भी सेम है, इसकी स्पिन भी सेम है, अल्फा के सामने अल्फा है, बीटा के सामने बीटा है, अल्फा के सामने अल्फा है, यानी कि मैं क्या बोलूंगा, टोटल नंबर ऑफ ऑपोजिट पेयर तो 5 हैं, लेकिन किसी की भी स्पिन ऑपोजिट नहीं है, तो इनका जो नेट नंबर आ रहा है ओड आ रहा है, ओड आएगा, तो ये कंपाउंड कैसा होगा, ये कंपाउंड आपका होगा एरोमेटिक। ये कंपाउंड क्या होगा आपका, ये कंपाउंड आपका होगा एरोमेटिक। तो 1 2 3 4 5, 5 नंबर ओड है, कंपाउंड आपका नॉन एरोमेटिक, सॉरी कंपाउंड आपका क्या होगा, नॉन एरोमेटिक होगा। अब जरा एजुलिन की बात करते हैं। आप सबको पता है, पिछली क्लास में मैं आपको एजुलिन बता चुका हूं। एजुलिन कैसा कंपाउंड होता है आप जानते ही हैं, एरोमेटिक कंपाउंड होता है। बहुत अच्छे अच्छे इसकी प्रॉपर्टीज हैं, ये बहुत ज्यादा स्टेबल है, एरोमेटिक है, डार्क ब्लू कलर का सॉलिड होता है, बाइपोलर होता है, आपको पता ही है। 5 मेंबर रिंग क्या होती है, नेगेटिवली चार्ज, और 7 मेंबर रिंग क्या होती है, पॉजिटिवली चार्ज। दोनों एरोमेटिक रिंग्स इंडिविजुअली भी एरोमेटिक हैं। ये ट्रोपाइलिन के टाइम की कंडीशन हो गई, और ये साइक्लोपेंटा डाई इनाइल एनाइन वाली कंडीशन हो गई। तो एजुलिन कहीं भी आ जाए, इसका डाइपोल मोमेंट बड़ा अच्छा होता है एजुलिन का, 1.08 डी बाई के आसपास। तो ये एजुलिन की प्रॉपर्टीज भी बहुत इंपॉर्टेंट है, और आइए मैं इसको क्रैग रूल से भी एक्सप्लेन करता हूं। इस लाइन के अलोंग अगर मैं 180 पे घुमा दूंगा, आप देख पा रहे हैं वापस वही की वही अपीयरेंस आ जाएगी, यानी कि इस मॉलिक्यूल में भी क्या है, C2 एक्सिस ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है। अब जरा हम इसको देखें इसके राउंड, अगर मैं कहता हूं अल्फा इसको बीटा, इसको अल्फा, इसको बीटा, इसको अल्फा, इसको बीटा, अल्फा बीटा अल्फा बीटा। अब आप देखिए इस लाइन के दोनों साइड अपोजिट पेयर, ये दोनों अपोजिट पेयर 1 2 3 4 अपोजिट पेयर आ गए इसके राउंड, 1 2 3 4, तो F की वैल्यू तो हो गई 4। अब जरा इन दोनों को, इन पेयर को आपस में देख भी लो, अल्फा अल्फा सेम स्पिन, बीटा बीटा सेम स्पिन, सेम स्पिन, सेम स्पिन, तो जी की वैल्यू अभी भी कितनी चल रही है, 0। तो जब इनका टोटल 4 आएगा, 4 कैसा नंबर है, इवन नंबर है, तो आपको पता ही है ये कंपाउंड कैसा होता है, ये कंपाउंड एजुलिन एरोमेटिक कंपाउंड होता है। पायरेन में भी ये रूल लग जाएगा आपका। पायरेन में कैसे लगाऊंगा, सपोज पायरेन में कैसे लगाऊंगा, सपोज को कहता हूं अल्फा बीटा अल्फा बीटा अल्फा बीटा अल्फा बीटा अल्फा बीटा अल्फा बीटा अल्फा बीटा, इस एक्सिस के अराउंड टोटल पेयर 1 बीटा बीटा 1 2
3, 4, 5 और 6, तो इसमें F की वैल्यू तो आ रही है बेटे 6। चेक कर लो किसी की ऑपोजिट स्पिन तो नहीं है। बीटा के सामने बीटा, अल्फा के सामने अल्फा, बीटा के सामने बीटा, अल्फा के सामने अल्फा, बीटा के सामने बीटा, अल्फा के सामने अल्फा, तो नहीं भाई, किसी में भी ऑपोजिट स्पिन नहीं आ रही है, तो इसमें भी 6 आ रहा है। और आपको पता ही है पायरीन कैसी होती है, पायरीन भी एरोमेटिक की तरह बिहेव करती है। तो ये टोटल 5 एग्जाम्पल होंगे। छठा एग्जाम्पल सबसे इंपॉर्टेंट है, इसमें आपको स्पिनिंग का बहुत ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा बच्चों। तो मैं यहां लिख रहा हूं अल्फा बीटा, अल्फा बीटा, अल्फा बीटा, अल्फा बीटा, अल्फा बीटा, अल्फा बीटा। सिंपल सा रूल है, एक बॉन्ड में अगर एक एटम को अल्फा बोल रहे हो, उस डबल बॉन्ड के दूसरे को बीटा बोलना है, सीधी सी बात है। अब जरा इसके देखें, पेयर देखो 1 2, ऑपोजिट पेयर की बात करता हूं, रेड लाइन की इधर और उधर, 1 2 3 4 5, तो F की वैल्यू तो आ गई 5। इस बार ऑपोजिट स्पिन का केस भी है, देखिए अल्फा के सामने बीटा, ये एक पेयर है, ये ऑपोजिट स्पिन का पेयर आ गया। अल्फा एक का अल्फा, एक का बीटा, बाकी सेम है। अल्फा के सामने अल्फा, बीटा के सामने बीटा, अल्फा के सामने अल्फा, बीटा के सामने बीटा। तो यहां पर पहली बार G की वैल्यू 1 आ गई, और G की वैल्यू 1 आ गई तो ये क्या हो गया 6। और जैसे 6 होगा तो आपको पता होना चाहिए ये मॉलिक्यूल भी कैसा होता है बच्चों, ये मॉलिक्यूल भी एरोमेटिक प्रॉपर्टीज का होता है। इसमें कई मॉलिक्यूल्स ऐसे हैं जो आप अगर सीधे सीधे हक्कल रूल से करते तो आपका आंसर गलत आता, इसलिए मुझे क्रैग रूल पढ़ाना पड़ा। कैसे, आइए, हक्कल रूल क्या कहता है? हक्कल रूल कहता है कि 2 चीजें देखनी है, एक तो प्लेनरिटी और एक 4n+2 या 4n पाई इलेक्ट्रॉन्स। तो मॉलिक्यूल तो प्लेनरी था, ये पेंटालीन, सारे sp2 हैं, और पाई इलेक्ट्रॉन काउंट करो, बॉन्ड कितने डबल बॉन्ड, 1 2 3 4। अगर 4 डबल बॉन्ड होते हैं तो पाई इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं, 8। और आपको अच्छे से पता है जब पाई इलेक्ट्रॉन का नंबर 4 के मल्टीपल में होता है तो उस केस में मॉलिक्यूल एंटी एरोमेटिक होता है। तो हक्कर रूल के हिसाब से तो होना चाहिए था एंटी एरोमेटिक, पर एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व किया गया जब ये मॉलिक्यूल क्या मिला, नॉन एरोमेटिक, इसलिए ब्रैग रूल इज हायर कंडीशन देन हक्कर रूल। तो ब्रैग रूल से हमें ज्यादा अच्छे या एक्यूरेट रिजल्ट मिलते हैं, हक्कर रूल से उतने अच्छे नहीं मिलते। यहां देखें हेप्टालीन में, देखिए हेप्टालीन में सारे sp2 हैं और डबल बॉन्ड कितने हैं, 6। डबल बॉन्ड 6 होंगे तो पाई इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे, 12 होंगे, 12। तो पाई इलेक्ट्रॉन अगर 4 के मल्टीपल हो गए तो कैसा होना चाहिए, एंटी एरोमेटिक। तो ये मॉलिक्यूल भी हक्कर रूल के हिसाब से एंटी एरोमेटिक होना चाहिए था, लेकिन क्रैग रूल बताता है बिल्कुल सही सही कि ये मॉलिक्यूल कैसा होता है, नॉन एरोमेटिक। और प्रैक्टिकली भी क्या प्रूव हुआ, नॉन एरोमेटिक ही प्रूव हुआ। इस तरह से हम क्रैग रूल के बेस पर अलग अलग मॉलिक्यूल्स की एरोमेटिसिटी और नॉन एरोमेटिसिटी को कंपेयर कर सकते हैं, क्योंकि क्रैग रूल कभी भी एंटी एरोमेटिसिटी के बारे में कुछ नहीं बताता। क्रैग रूल की कंडीशंस आपने समझ ली, क्रैग रूल की वैल्यूज F और G की आपने समझ ली, और अब आपने इसको अप्लाई करके देखा। तो इस तरह से हम क्रैग रूल के थ्रू एरोमेटिसिटी को निकाल सकते हैं। इस वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत थैंक यू आपका। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा, समझ में आया, तो आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा नंबर में शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।